हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये कोई स्पेशल टॉपिक पे नहीं होने वाली है, ना तो ये आपकी किसी सिलेबस के टॉपिक पे है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs। और वो PYQs किस यूनिवर्सिटी के हैं? ये PYQ जो है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ VBSPU, आपकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी में जो आपका बॉटनी का पेपर हुआ था, आपका जो बॉटनी का पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2021 में, जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021-22 वाले सेक्शन में, उस टाइम में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनकी बॉटनी की जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुई थी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, आज हम उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जो पेपर हुआ था, इसका पैटर्न क्या था और कितने नंबर के क्वेश्चंस थे। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्या है, 75 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन क्या थे? ऑल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप था। आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, उसमें से आपको कोई एक करेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना था, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, जिसे कहते हैं कि 90 मिनट का टाइम दिया गया था। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिला था, जो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए बहुत है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका है ये आपको 75 मार्क्स का था। 75 मार्क का ये क्वेश्चन था। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क। हर क्वेश्चन का क्या था? 1 मार्क था। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन के 75 मार्क्स आपको मिलने वाले थे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और इसमें कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। जो बच्चे इस बार जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। हालांकि ये बातें चल रही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर अभी यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक बेसिक मिल जाता है। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। कैसे? कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो कितना बेस तक पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो हमारी की एक ही बार एग्जाम हुआ है। तो इस पेपर पैटर्न को इसलिए मैंने आपके सामने सॉल्व करने का सोचा कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमको चीज़ों को कितना पढ़ना है, और जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत कम, बहुत हल्का है, बहुत लोअर है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। 3 पार्ट हम बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट पे 25, फिर 25, फिर 25। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से है, ठीक है। यूनिट भी हम देखते रहेंगे साथ साथ में, और हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हमने जो यूनिट पढ़ चुकी हैं उसमें हमने इस बात को किस तरीके से बताया था, वो सारी चीज़ें रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो 25 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना के आपको 25 क्वेश्चन का आंसर बता के चली जाऊंगी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसको देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? हु इज द नोन एज द, मैं कोई और कलर लेती हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसको कहा जाता है? आई थिंक इस पे यही कलर सबसे अच्छा विजिबल है। तो आपको पूछा गया है कि हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन बॉटनी। इंडियन जो बॉटनी है, इंडिया में जो बॉटनी आई थी उसको सबसे पहले किसने उसका इतना विस्तार किया था, किसने उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई थी, इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था बॉटनी जैसे फील्ड का, जो मॉडर्न वाली बॉटनी है उसका। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला क्या है? रॉबर्ट काइड, क्रिस्टोलोबल एकोस्टा, विलियम रॉक्सबर्ट, स्टेफन हेल्स। इस
ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ये फील हो रहा होगा कि आपने एक इन साइंटिस्ट का नाम सुना है और एक दूसरा इस साइंटिस्ट का नाम सुना है। रॉबर्ट कैड ये भी थे, और ये जो है कि इन्होंने इंडिया में सबसे पहले जो है बॉटनिकल गार्डन्स बनाना स्टार्ट किया था। मतलब बॉटनिकल गार्डन जो आपकी रॉयल बॉटनिकल गार्डन नहीं, जो आपके बिरबल साहनी बॉटनिकल गार्डन है और भी जो बॉटनिकल गार्डन है, उनका जो स्टार्टिंग में एक वो कहते हैं ना कि व्यू, एक तरीका देना कि किस तरीके से बनेगी, वो सारी चीज़ें इन्होंने की थी। सेकेंड वाले साइंटिस्ट के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगी। थर्ड वाले जो साइंटिस्ट हैं यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। और लास्ट में जो साइंटिस्ट है स्टेफन हेल्स, ये हैं प्लांट फिजियोलॉजी के फादर। प्लांट फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर प्लांट के अंदर जो भी फिजियोलॉजी होती है, वो ऑस्मोसिस कैसे करते हैं, वाटर कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, लीफ तक कैसे जाता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, वेपराइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट में डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसके इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टेफन हेल्स को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विलियम रॉक्सवर्थ। ये साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो कंटिन्यूअसली देखी है तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो में मैंने बताया था कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, देखिए इस पेपर पैटर्न में मैंने ये ऑब्जर्व किया है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर किसी पर्टिकुलर मतलब लर्निंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई, क्योंकि आपके सिलेबस में जैसे न्यूमेरिकल वगैरह वाली चीज़ें नहीं है। बहुत सिंपल में एक वर्ड में क्वेश्चन, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर इजी सा आपको दिया गया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने का कोशिश नहीं किया गया, एकदम ईजी वे में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, अपना रिविजन करते रहते हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर भी होता है तो आप अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी। अब एल्गोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको जब लाइकेंस पढ़ाया था तो बताया था कि लाइकेंस में क्या होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है, एक एल्गल कंपोनेंट होता है। तो एल्गल कंपोनेंट को हमने क्या बताया था कि एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी को ही एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फाइकोलॉजी को किस नाम से जानते हैं, एल्गोलॉजी। मतलब कि एल्गी की स्टडी करने वाली जो बायोलॉजी की ब्रांच होती है उसको आप फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं, एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, एमओपी लायंगर दिया है, एसआर कश्यप दिया है, बिरबल साहनी दिया है और एमएस स्वामीनाथन दिया है। तो इन सारे साइंटिस्टों का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और इन सारे साइंटिस्टों के बारे में आपके सिलेबस में है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे सेकेंड सेमेस्टर में, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया करिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू बताऊंगी, क्योंकि ये तो लाइव क्लास तो है नहीं कि मुझे आपके आंसर दिखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप वीडियो को पॉज करिए, अपने हिसाब से आंसर दीजिए और उसके बाद हम वीडियो को ऑन करिए और एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिए। तो क्या है, एमओपी लायंगर क्या है, ये ही है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। कौन है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी। ठीक है, अब सेकंड साइंटिस्ट क्या है, एसआर कश्यप। इन्होंने ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स कहते हैं, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो बिरबल साहनी है, बिरबल साहनी ने क्या किया था, बिरबल साहनी ने किया था कि इन्होंने जो स्टडी की थी वो की थी किसके ऊपर, पेलियो बॉटनी के ऊपर, पेलियो बॉटनी के ऊपर। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, इंडियन पैलियो बॉटनी, फादर ऑफ। आप लोगों को आई थिंक कि व्हाइट कलर ही सबसे अच्छा दिख रहा होगा, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी। इंडियन पैलियो बॉटनी के फादर किसको कहते हैं, बिरबल साहनी को। लास्ट में क्या है हमारे साइंटिस्ट, एस.एम. स्वामीनाथन। ये वो साइंटिस्ट थे जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर थे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो साइंटिस्ट लाए थे उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने गेहूं की और चावल की बहुत सारी ऐसी वैरायटी डेवलप की थी, ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की थी, जिसके बाद से पैदावार जो है दुगनी हो गई और धीरे धीरे इंडिया जो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट था अपने गेहूं चावल जैसी चीज़ों के लिए, उसके लिए इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया और ये दूसरों को भी चीज़ें ट्रांसफर करने लगा। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, समझ में आया कि पहले एमओपी लायंगर क्या है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एसआर कश्यप क्या है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, बिरबल साहनी
साहनी क्या है, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। MS स्वामीनाथन क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। हर जो भी ऑप्शन मैं बता रही हूँ, जिसकी जो एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, उसको भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा समझ में आ गया, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आंसर्स मतलब कि उसके ऑप्शंस लिखेंगे, जो आंसर टिक है उसको टिक कर लेंगे, और जो आंसर रॉन्ग है या जो आंसर सही नहीं है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, और जो उसके बारे में चीज़ें बता रही हूँ उसको शॉर्टकट में आगे ही लिखते जाना है। पेज कोई नहीं बचाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन सब लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो भी किसके ऊपर है, साइंटिस्ट के ऊपर है। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, साइंटिस्ट के ऊपर है। तो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, नॉल एंड रस्का। इन्होंने ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इन सारे साइंटिस्टों के बारे में आपको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में मेनली जो है यही साइंटिस्ट हैं। अब क्या है क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल गया कि कौन से क्वेश्चन किस यूनिट्स के थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन बॉटनी, ये आपके उस क्वेश्चन से था जो कि आपका पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक बॉटनी, इंडियन बॉटनी का कंट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी एल्गोलॉजी, जो फाइकोलॉजी करके यूनिट है, आपकी जो थर्ड यूनिट है वहाँ से आया था। ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, माइक्रोस्कोपी आपकी जो पहली यूनिट है जिसमें आपको टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ये वहाँ की यूनिट है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी आपकी उसी यूनिट से है जिसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है। माइक्रोस्कोप, उसकी रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, तो बताइए आप लोग कितनी होती है। ऑप्शंस में क्या दिया है, 10 टाइम ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा और 50 गुना ज़्यादा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है 100। लाइट माइक्रोस्कोप से 100 गुना ज़्यादा जो है कि रिजॉल्विंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। थाउजेंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में 100 दिया है तो 100 जो है कि माना जाता है कि 100 गुना जो है लाइट माइक्रोस्कोप से उनकी अच्छी रिजॉल्विंग पावर होती है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, लैक्टिक एसिड, फ्रुक्टोज, कार्बन डाइऑक्साइड और यीस्ट सेल। तो ऑप्शन दिया है क्या क्या, 4। और आपको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया मैंने पढ़ाई थी, फर्मेंटेशंस क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे फर्मेंटेशन होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। जैसे कि कहीं पे भी जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, पायरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। और जो ये पायरुवेट है, अगर इसको ऑक्सीजन मिला, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, ये बनाता है जो है कि 36 ATPs का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने जो अंतर बताया था आपको वीडियो में, वो याद है ना? सब लोगों ने फर्मेंटेशन वाली वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उससे आपको ये क्वेश्चन वाला बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। आंसर मिल गया आपका कि फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, मतलब बनता है प्रोडक्ट। फ्रुक्टोज क्या है, ये जो है ग्लूकोज की जैसे कि 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जुड़ के फ्रुक्टोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो किसका क्या है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इल्ड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन था उसने पूछा कि क्या बनता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या बनता है। इस वाले क्वेश्चन ने पूछा कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से लैक्टिक एसिड बनती है वो कितनी बनती है। तो अगर आपने क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ऑप्शन क्या दिया है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इससे जो पायरुवेट बनता है, इससे जो पायरुवेट बनता है वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। और ये पायरुवेट ही आगे चल के क्या करता है, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो
जब ग्लूकोज, जैसे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने और एक पायरुवेट क्या है, लैक्टिक एसिड बना सकता है, एक पायरुवेट एक लैक्टिक एसिड बना सकता है, क्योंकि ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन हो गए। तो एक ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है ड्यू द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस तो 2 पायरुवेट बनते हैं, और एक पायरुवेट एक लैक्टिक एसिड बनाता है, दूसरा पायरुवेट दूसरा लैक्टिक एसिड बनाता है। तो कितने मॉलिक्यूल बने, 2। मतलब कि ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टिक एसिड आपको मिलेंगे, क्योंकि वो 3 कार्बन के 2 पायरुवेट एसिड से मिलके बने होते हैं। आगे क्या है, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इनका तो मनी क्वेश्चन में साइंटिस्ट से नहीं भरा था। तो पहला क्वेश्चन क्या था, बैक्टीरिया वाज, और बैक्टीरिया क्या है, डिस्कवर्ड किसने डिस्कवर किया था पहली बार। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, एंडी जिंडर और रॉबर्ट कोच। देखिए रॉबर्ट कोच का ऑप्शन मैंने 2 बार लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहा होगा, यहाँ पे किसी और साइंटिस्ट का नाम रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आंसर तो हमारा इसी में है। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको इन तीनों ऑप्शन में से देखना है। तो आंसर देख लीजिए। अब देखिए क्या बताते हैं, रॉबर्ट कोच जो थे, ये आपको पढ़ना है जब आप पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी वाला जो यूनिट है, उस यूनिट को जब पढ़ेंगे, आपकी वो मेरे हिसाब से 6वीं यूनिट है, आपकी 6 यूनिट है आपके सिलेबस की। रॉबर्ट कोच, इन्होंने कोस्ट पॉस्टुलेट दिया था, क्या दिया था, कोस्ट पॉस्टुलेट। तो जो ये कोस्ट पॉस्टुलेट्स इन्होंने दिया था, इसमें इन्होंने मतलब बताया था कि कोई कैसे डिजीज होती है, कैसे उसका मतलब डिजीज के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, डिजीज का कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे चीजें आगे बढ़ती है, उसके बारे में दिया था कॉन्सेप्ट। उसको रॉबर्ट कोच ने कहा था। A.W. ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड, यही आपको ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, A.W. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, बैक्टीरिया को। एंडी जिंडर के बारे में मुझे भी नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं एंडी जिंडर को कहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड्स के बारे में। प्लाज्मिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, काफी डिटेल में मैंने आपको प्लाज्मिड्स के बारे में बताया था। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जिन्होंने प्लाज्मिड की वीडियो देखी होगी या प्लाज्मिड जिन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, उनको दिमाग में आ रहा होगा कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, कि इस तरीके से बैक्टीरिया होता है, उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके जेनेटिक मटेरियल में इस तरीके से छोटे छोटे गोले गोले जो हैं डीएनए के पार्टिकल्स पड़े होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग कहते थे प्लाज्मिड। तो ऑप्शंस क्या है कि ये वायरसेस हैं, नहीं वायरसेस तो नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की बॉडी का ही एक पार्ट है, वायरसेस तो नहीं है। दूसरा क्या दे, टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फ्री एग्जिस्टिंग होता है, वो फ्री लिविंग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा। इसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिकल मटेरियल नहीं, क्योंकि जब हमने प्लाज्मिड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जो आपका जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके ठीक है। तो दिया वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर इज अ प्लांट कैरेक्टर। बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि प्लांट कैरेक्टर से मैच करता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी है। ऑप्शन में दिया है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो प्लांट तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते नहीं है क्योंकि वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लांट तो मेरे हिसाब से प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। आपके हिसाब से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। हमको पता है कि जो मोनेरा के मेंबर है वो बस प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या है हमारे पास यूकैरियोटिक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, प्लांट में कभी फ्लैजिला देखा है? प्लांट के तो जो मेल गैमेट होता है उसमें भी फ्लैजिला नहीं होता। लास्ट में क्या है, रिजिड सेल वॉल, मतलब कि रिजिड सेल वॉल। ये ठीक बात है कि बैक्टीरिया में भी, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, पेप्टाइडोग्लाइकान की। और प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी, सेलुलोज की। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन से वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। एक और मेंबर होता है, अगर यहाँ पे प्लांट की जगह फंगी दिया रहता है कि बैक्टीरिया का फंगी से कौन सा कैरेक्टर मैच करता है, तो भी आपका आंसर यही आता है, क्योंकि फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, किसका बना, काइटिन का बना होता है। काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये ऑप्शन आपका 4 सही है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितनी क्वेश्चंस हो रहे हैं समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर आ गई साइंटिस्ट वाली बात।
इन्होंने पेपर में बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों के बारे में पूछा है। तो आप लोग भी, अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन का लेवल मेरे हिसाब से तो बहुत लो है, बहुत कम। बीएससी के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को एक बार देख के एग्जाम में जाइएगा, हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में रिपीटेड हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस था इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या थी ये आप लोग एक बार दिमाग में याद करिए कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, याद आ रहा है। ये टॉपिक कहाँ पे था, ये टॉपिक था बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में, जब बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो 3 मेथड्स थे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें वो बैक्टीरिया, वो जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट था कि माइस में जो है कि वायरुलेंट फेज, नॉन वायरुलेंट फेज डालते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे कि जो मतलब कि जो डिजीज कॉजिंग था, जो डिजीज कर रहा था, उस वाले वायरस को गर्म कर देते हैं, मतलब किल कर देते हैं, उसके बाद डालते हैं तो डिजीज नहीं होती है। वो वाला जो स्टेप्स याद आ रहे होंगे ना, मैंने आपको बताया था, वो वाला जो रिसर्च था, वो वाला जो प्रैक्टिकल था, वो किसने किया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, लीडरबर्गर, टॉटम, ग्रिफिथ, वाटसन एंड क्रिक, जिंडर एंड लेडरबर्ग। तो बताइए आप लोग कौन किसने किया था। ग्रिफिथ और वाटसन क्रिक तो याद ही आ रहे होंगे कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, माइस वाला। तो यही हो गया करेक्ट ऑप्शन कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, माइस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, और वो माइस वाला एक्सपेरिमेंट ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक साइंटिस्ट आ गए कि कंजुगेशन की डिस्कवरी किसने की थी। कंजुगेशन क्या प्रोसेस था कि एक बैक्टीरिया थी, उसके सामने भी एक बैक्टीरिया रहती थी, दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो इन्होंने सोचा कि ये इसका घर था, ये इसका घर था, दोनों ने अपने घर के बीच में एक ब्रिज बनाया, और जो चीज़ें इस बैक्टीरिया को देनी थी, वो चीज़ें इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया को दे दी। यही वाला प्रोसेस तो था ना कि एक बैक्टीरिया था, दूसरा था, दोनों ने अपने बीच में एक ट्यूब बनाया, सेक्स पिलर्स बनाया, जिसके द्वारा प्लाज्मिड का जो है कि इस तरीके से प्लाज्मिड का जो है कि ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से प्लाज्मिड जो है इसके अंदर आ गया और इसके अंदर भी प्लाज्मिड बन गया। तो फिर पहले इसके पास जो चीज़ थी उसने अपने पार्टनर को भी वो चीज़ दे दी, अब दोनों के पास वो चीज़ें हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया था कंजुगेशन, ये किसने डिस्कवर किया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। पाश्चर ने क्या किया था, लुईस पाश्चर। आपको पता होगा कि लुईस पाश्चर ने क्या किया था, ये वैक्सीनेशन वगैरह से रिलेटेड है कि इन्होंने जो सबसे पहले पॉक्स वायरस की वैक्सीन वगैरह इन्होंने बनाई थी। ग्रिफिथ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रिफिथ क्या थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वाली चीज़ें की थी। इन्होंने बताया था कि कुछ तो है जो कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड चेंज दियर, मतलब उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है, उनके जो रिस्पॉन्सेज है उसको चेंज कर देता है। टॉटम एंड लेडरबर्ग ने बताया था कि इसके बारे में, इन्होंने बताया था ट्रांसडक्शन के बारे में। जो ट्रांसडक्शन वाली प्रोसेस हमने पढ़ी थी कि बैक्टीरिया फेज आता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हमने पढ़ा था ना, वो सारी चीज़ें। तो देखिए जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सेम टू सेम उसी से उठा के क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं, तो चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में मिल जाएंगी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज टू, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो जब हमने टेक्निक्स पढ़ा था तो ये आपके किस यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या करते थे, काउंट ऑफ द सेल नंबर, क्या हम उसमें सेल के नंबर को काउंट करते थे, काउंट द सेल नंबर डायरेक्टली, हम उसके डायरेक्टली सेल नंबर को काउंट करते थे, मेजर करते थे टर्बिडिटी को, मतलब उस सोल्यूशन में कितना ज़्यादा चीज़ें घुली है उसको मेजर करते थे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कोलोरीमीटर अगर याद होगा तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमको पता चलता था कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें जो भी सॉल्यूट मिला है उसका कंसनट्रेशन कितना है, कितना ज़्यादा कंसनट्रेशन उसमें घुला हुआ है। कैसे पता चलता था कि हम एक बीकर लेते थे, उसमें जो सोल्यूशन था वो फिल किया जाता था और इधर से लाइट पास कराई जाती थी, तो जितना ज़्यादा लाइट बाहर निकलता था, जितना ज़्यादा लाइट इधर से बिना डाइवर्ट हुए निकलता था, उतना कम उसमें सोल्यूशन जो है घुले रहते थे, और जितनी कम लाइट ट्रांसमिट होती थी उतना ज़्यादा उसमें सोल्यूशन होता था। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट निकलेगी इसका मतलब कि बीच में उसको मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हैं। जब बीच में उसको मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हैं तो जो निकलने वाली लाइट है वो क्या है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर बीच में बहुत लोगों ने रोक के रखा है तो कुछ लोग ही तो निकल पाएंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया था। तो वो आपकी फर्स्ट यूनिट वाली इक्विपमेंट्स वाली जो टॉपिक है वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेजर टर्बिडिटी। जो आपका सोल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का यूज़ करते हैं।
उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन, किस स्टेज में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब ये आपका ऑप्शन है लॉग फेज, ये मान लीजिए लैग फेज है, लॉग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज है। तो आपका जो मैंने ग्राफ बताया था, जब मैंने आपको बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ाया था, तो मैंने इस तरीके से आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था कि ये वाला जो फेज होता है, ये वाला फेज जो होता है, रुके कलर चेंज कर लिया जाता है, ये वाला जो फेज़ होता है जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती उसको कहते हैं कि ये लैग फेज़ है, और जहाँ तक ग्रोथ होती है इतना जो फेज़ होता है इसको कहते हैं कि ये लॉग फेज़ है, और ये जो फेज़ है इसको कहते हैं ये स्टेशनरी फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है। और लास्ट में जो फेज़ होती है इसको कहते हैं कि ये डेथ फेज़ है, ये क्या है, डेथ फेज है। तो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज क्या होता है, इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, बैक्टीरिया अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। लॉग फेज में क्या होती है चीज़ें कि वो अपने नंबर को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। और लास्ट में स्टेशनरी फेज पे क्या होता है कि जितना ग्रोथ होना था उतना ग्रोथ हो चुका। तो इसमें पूछा है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन, किस फेज में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो लैग फेज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे कम है। लॉग फेज में जो है, जैसे लॉग फेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लॉग फेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब अगर हम फेज की बात करते हैं तो ये कर्व जहाँ से गया है वहाँ से इस वाले कर्व तक की जो डिस्टेंस है उसको लॉग फेज कहते हैं। तो हमें तो स्टेशनरी फेज जो है वो एक ऐसा डिफाइंड फेज है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द पॉपुलेशन पाई जाती है, इसमें पॉपुलेशन का नंबर सबसे हाईएस्ट होता है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टेशनरी फेज। एक्सपोनेंशियल फेज और लैग फेज, अरे लॉग फेज जो है वो सेम चीजें हैं, तो इसको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया था तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, और स्टेशनरी फेज जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया कि हु इज बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियल ईटर। तो बैक्टीरियल ईटर तो अगर आप भूल गए तो फिर पिटाई हो जाएगी। पहला ऑप्शन क्या है, कोलीफेज, दूसरा क्या दिया है, बैक्टीरियोफेज, तीसरा क्या है, साइनोफेज, और चौथा क्या है, टीएमबी। अब बताइए आप लोग कि कौन सा है। देखिए कोलीफेज क्या है, ऐसे वायरसेस विच ईट या पैरासाइट, अरे भाई मत जाओ, विच पैरासाइट ऑन ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पता है ना, स्टीरिया कोलाई। स्टीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया थी, जो आपने 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उस बैक्टीरिया पे जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कोलीफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं। साइनोफेज क्या, जो साइनो बैक्टीरिया मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और लास्ट में क्या है, टीएमबी। टीएमबी तो एक प्रकार का खुद वायरस है। तो किसको कहते हैं बैक्टीरियल ईटर, बैक्टीरियल ईटर किसको कहते हैं, बैक्टीरियोफेज को कहते हैं बैक्टीरियल ईटर। कोलियोफेज और साइनोबैक्टीरिया, टीएमबी और बैक्टीरियोफेज। तो याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट बार क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो है कि इकोलाई ईटर को क्या कहते हैं, या फिर पूछ दिया कि ब्लू ग्रीन एल्गी ईटर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। कोलीफेज मतलब वो वायरसेस जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, स्टीरिया कोलाई को। बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। साइनोफेज मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। और टीएमबी तो अपने आप में एक वायरस है ही जो कि टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन आ गया बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। अब बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की थी। बैक्टीरियोफेज याद है ना, कौन सा वाला, ये वाला मिसाइल वाला, इस तरीके से जो था, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था और इस तरीके से था, ये वाला बैक्टीरियोफेज। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टॉट, ग्रिफिथ, सुब्रमण्यम, नन ऑफ द अबव। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने तो ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट किया था। सुब्रमण्यम का भी बैक्टीरियोफेज या वायरोलॉजी से कनेक्शन नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, टॉट। आपको याद, मैंने आपको क्वेश्चन, जब मैंने आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो आपका बहुत हद तक जो है चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसी टेक्निक्स का नाम बताइए जो कि ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन में यूज में आती है। तो पहला क्या है, स्ट्रीकिंग टेक्निक्स, डाइल्यूशन टेक्निक्स, यहाँ पे एन हो जाएगा, डाइल्यूशन टेक्निक, सेलेक्टिव इनरिचमेंट टेक्निक्स ऑन ऑल ऑफ द अबव। अब इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में आपने इतने डिटेल में तो पढ़ा नहीं अभी तक। जब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वाला यूनिट आ जाएगा तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ क्या होता है स्ट्रीकिंग टेक्निक्स। क्या होता है देखिए,
अब अगर क्वेश्चंस आ गया है बीच में तो कॉन्सेप्ट पढ़ के पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रीकिंग टेक्निक्स ये होता है, इसमें क्या करते हैं कि पहले एक लूप होती है आपके पास, इस लूप को क्या करते हैं, इस लूप को जो है कि हम लोग क्या करते हैं स्टरलाइज करते हैं, किसी स्टरलाइजेशन से, हीट से या किसी भी चीज़ से इसको स्टरलाइज करते हैं। और जो हमारी बैक्टीरिया कल्चर जो ग्रो हो रही है तो किसी एक कॉलोनी को क्या करते हैं हम इस लूप द्वारा रिमूव करते हैं, उस कॉलोनी में से टच करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे लूप पे लग जाते हैं और उसको फिर हम किसी एक पैटर्न में, जैसे ये देखिए इस तरीके से क्रिस क्रॉस का पैटर्न बना है, या फिर इस तरीके से किसी पैटर्न में, या फिर किसी इस तरीके के पैटर्न में, इस किसी भी पैटर्न में हम क्या करते हैं दूसरे पैट्री प्लेट पे जिसमें पूरा न्यूट्रिशन वगैरह रहता है वहां पे इसको फैला देते हैं। तो ऐसा करने से जो एक हमको क्या करता है कि जो बैक्टीरियल हमने यहाँ से रिमूव किया था उसी की हमें एक पूरी कॉलोनी मिल जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल अगर ज़्यादा है तो हमको कोई भी स्टडी करने में या किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करने में ईजी होता है। तो ये टेक्निक कहलाते हैं स्ट्रीकिंग टेक्निक्स। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन का था डाइल्यूशन टेक्निक्स। तो डाइल्यूशन टेक्निक भी देख लेते हैं कि डाइल्यूशन टेक्निक्स क्या होते हैं। डाइल्यूशन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने किसी पेट्री प्लेट में कोई बैक्टीरिया ग्रो कराया, ठीक है, तो इसका कुछ अमाउंट हम लेते हैं अपने टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब से मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए 10 ml है, तो इस 10 ml में से 2 ml हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला, इस 2 ml में तो आपका क्या हुआ कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे कम हो गए। फिर इसी तरीके से दूसरे में किया गया, उसका जो यहाँ पे था मान लीजिए यहाँ पे भी 10 था जिसमें 8 ml जो है न्यूट्रिएंट थे और 2 ml हमने क्या किया बैक्टीरिया डाल दिया। उसके बाद फिर हमने इसमें से जो था इसमें से फिर 2 ml या 1 ml जितना भी निकाला था उतना निकाल लिया। फिर इसमें जो सोल्यूशन था उसका 2 ml इसमें, फिर जितना था उसका 2 ml इसमें, जितना था उसका 2 ml इसमें। तो लास्ट में आपको जाते जाते क्या मिलेगा कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा। चांसेस है ना कि आप जब जैसे मान लीजिए कि आपने बड़ी सी फूलों की टोकरी ली, ठीक है, उसमें बहुत वैरायटी की फ्लावर है, तो आपने क्या किया कि उसमें से कोई रैंडमली 2 या 10 मान लीजिए उसमें से कोई रैंडमली आपने 10-12 फ्लावर्स निकाले, उन 10-12 फ्लावर को आपने सेकंड डोलची में डाल दिया। अब इस सेकंड डोलची में से जैसे आपने सेकंड डोलची में जो है कि 12-15 फ्लावर रखे थे, उसमें से आपने सिर्फ 10 फ्लावर जो है नेक्स्ट डोलची में डाला, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें से 5 जो है अलग में डाला। तो इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ फ्लावर मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ये टेक्निक यूज करते हैं। अभी आपको शायद इन शॉर्ट में इतना नहीं समझ में आया होगा लेकिन यही करते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं डाइल्यूशन टेक्निक, मतलब आपने डाइल्यूट कर करके बैक्टीरिया को सेपरेट करने का कोशिश किया। और एक होता है सेलेक्टिव इनरिचमेंट टेक्निक। सेलेक्टिव इनरिचमेंट टेक्निक में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं जब हम पेट्री प्लेट में कोई चीज़ें ग्रो कराते हैं तो हम उसमें कोई ऐसी न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, कोई ऐसा चीज़ डाल देते हैं जिसमें सिर्फ हमारी वही स्पेसिफिक बैक्टीरिया, हमारा वो स्पेसिफिक जो हमारा जिसको हमको सेपरेट करना है बस वही ग्रो पाए। मान लीजिए कि हमने एक पेट्री प्लेट लिया, उसमें हमने बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो किया, बहुत टाइप की बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रही थी, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसी थी जो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट थी। एक बैक्टीरिया ऐसी थी जो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट थी। एम्पिसिलिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो एम्पिसिलिन के लिए एक बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट थी, तो अगर हम इसमें एम्पिसिलिन डाल देते हैं तो सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट थी वो बैक्टीरिया यहाँ पे अभी भी सर्वाइव करेंगी। तो हमको सारी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वही बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है, जो है कि बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो वही ऑप्शन क्या है स्ट्रीकिंग टेक्निक्स, इससे भी हम सेपरेशन आइसोलेशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन टेक्निक से भी आइसोलेशन कर रहे हैं, सेलेक्टिव एनरिचमेंट टेक्निक से भी आइसोलेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आर कॉल्ड। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है उसको क्या कहते हैं। तो पहला क्या है रीबो वायरसेस, पॉक्स वायरस, रियो वायरसेस, नन ऑफ द अबव। तो रीबो वायरसेस, पॉक्स वायरसेस और रियो वायरसेस और नन ऑफ द अबव। तो पॉक्स वायरसेस क्या है, पॉक्स वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि पॉक्स डिजीज करते हैं, ठीक है। पॉक्स डिजीज करने वाले वायरसेस पॉक्स वायरसेस कहलाते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मुझे क्लियर नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल इनका क्या होता है मुझे इस टाइम क्लियर नहीं है। और रियो वायरसेस क्या होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। राइबो वायरसेस भी जो होते हैं वो राइबो डिजीज, जैसे कि आप में जो एड्स वगैरह ऐसे जो डिजीज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किससे पाया जाता है, रियो वायरसेस। रियो वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उसमें अगर आरएनए है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट कहीं कहीं पे ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो रियो वायरसेस एक ऐसे वायरसेस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। आगे चलते हैं एलिजा के बारे में। देख एलिजा क्या होती है ये भी आप पढ़ेंगे जब आप टेक्निक्स पढ़ेंगे तब।
तो एलिजा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसको किसको पता है इसका फुल फॉर्म? जिसको भी पता होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। एलिजा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इसमें ऑप्शन दिया है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। एलिजा क्या है, एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है। दूसरा क्या है, ये कल्चरल टेक्निक है, मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह को कल्चर करने की टेक्निक है। सीरोलॉजिकल टेक्निक है। सीरोलॉजिकल का मतलब होता है कि जैसे आपकी बॉडी की जो सीरम होती है, जो फ्लूइड होती है, प्लाज्मा होती है, इन सारी चीज़ों को निकाल के कोई टेक्निक करनी है। और उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स ये नहीं है। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का मतलब आप किसी चीज़ को इलाज करके देख रहे हैं, ऐसी कोई टेक्निक, तो ऐसी ये टेक्निक नहीं है। उसके बाद कल्चरल टेक्निक, ये कल्चरल टेक्निक भी नहीं है, ये टेक्निक है किसकी, सेरोलॉजिकल टेक्निक। देखिए एलिजा में क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, फुल फॉर्म मैंने बता दिया। क्या, एंजाइम, अगर मैं फुल फॉर्म नहीं बताती तो मैं आपको समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने बता दिया। एंजाइम, फिर भी आप लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में याद करके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट लिंक्ड सॉर्वेंट एजे, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की कुछ सीरम्स, जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, उसको निकालते हैं। उस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, तो अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शंस हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो उस एंटीबॉडी में जो आपका वो रीजन होता है जहाँ पे जाके पैथोजन अटैच होते हैं, उस रीजन के पैथोजन, मतलब उस रीजन के अदर एंटीबॉडीज जो अटैच किया जाता है। अगर एंटीबॉडी अटैच हो जाती हैं तो वो कोई कलरफुल सबस्टेंस रिलीज करती हैं। तो ऐसी बात हमको देखा जाता है, अगर बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मतलब आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ था। तो उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में वो डिजीज़ कभी हुआ था, आप उस डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है। तो इसका यूज़ क्या होता है, एलिजा, ये एलिजा है। तो ये है एक सीरोलॉजिकल टेक्निक। जब एलिजा डिटेल में पढ़ना होगा हमको, तो अब हम वहाँ पे एलिजा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो है 19 क्या है, इन द लाइटिक साइकिल बैक्टीरिया फेज ऑफ द होस्ट सेल इज। जब लाइटिक साइकिल चलती है, लाइटिक साइकिल का मतलब क्या, कि जब हमने बैक्टीरिया फेज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इनकी लाइफ साइकिल दो प्रकार की होती है, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में हमने क्या देखा था, लाइसोजेनिक में क्या देखा था, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन में क्या है कि जब लाइटिक साइकिल चलती है तो होस्ट का डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है, डाइजेस्ट इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है, टर्न ऑफ प्रोटीन कोड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन कोड में टर्न हो जाता है, टर्न ऑन बाय रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोड, इनका जो है प्रोटीन कोड से, मतलब कि इनका रिमूवल हो जाता है प्रोटीन कोड से। तो ऑप्शंस आपको ध्यान से देख के, अगर आप पढ़ते भी हैं, आपने वो लाइटिक साइकिल एक बार कभी सुना भी था, कभी उसके बारे में देखा भी था, तो आप ऑप्शन देख के आराम से बता सकते हैं कि होस्ट सेल का क्या करते थे, डाइजेस्ट कर देते थे उसके न्यूक्लियोटाइड्स में। जो इसका डीएनए था होस्ट का, उसको क्या करते थे, डाइजेस्ट कर देते थे इनके न्यूक्लियोटाइड्स में। मतलब कि जो बैक्टीरिया फेज इस तरीके से आता था और वो हमारी बैक्टीरियल सेल पर इस तरीके से अटैच होता था, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर डालता था। उसके बाद लाइटिक साइकिल में क्या होता था कि इसके बैक्टीरियल जो वायरसेस हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज करने के चक्कर में क्या करते थे कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे। तो ये जो है, ये वही है डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। इसका जो जेनेटिक मटेरियल था होस्ट का, उसको उसके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है, क्योंकि डीएनए किसका मतलब बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जब तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो किसका क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे लिखना चाहिए था पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में, मतलब कि सिंपल या फिर स्मॉल पार्ट्स में। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि एक यूनिट में तोड़ देता है, तो वो जनरली इसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, स्मॉल बैंड्स में तोड़ता है, एकदम जो है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में नहीं तोड़ता है। लेकिन अदर ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया है माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन क्या दिया है, नोकॉर्ड एंड रॉक्स, ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर एंड लीडरबर्ग एंड जिंडर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये आपने लीडरबर्ग जिंडर देख लिया कि इन्होंने किस में कंजुगेशन में अपना रोल दिखाया था, इन्होंने कंजुगेशन पे काम किया था। ल्यूवेनहॉक ने किसका काम किया था, ल्यूवेनहॉक ने काम किया था किस पे, बैक्टीरिया वगैरह को डिस्कवर किया था। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और जो भी इनको मिलता था सब देखते जाते थे और इनके बारे में पता चल गया कि ये इन्होंने इसको देखा था, इसकी डिस्कवरी की थी, उसको देखा था, उसकी डिस्कवरी की थी, आरबीसी देखा था, स्पर्म देखा था, बैक्टीरिया देखा था, क्योंकि इनके पास उस टाइम माइक्रोस्कोप था और किसी के पास था नहीं। इनकी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन काफ़ी हाई थी। नोकॉर्ड एंड रॉक्स ने क्या किया था, आइसोलेट किया था
आइसोलेट किया था किसको? माइकोप्लाज्मा को, आइसोलेट माइकोप्लाज्मा। अब हमारे साइंटिस्ट आते हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने क्या किया था? सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बताया था। तो डिस्कवर्ड बाय तो लुईस पाश्चर ही है, लेकिन आइसोलेटेड बाय नोकॉर्ड एंड रॉस्क है। तो मैंने आपको जब ये टॉपिक माइक्रोप्लाज्मा पढ़ाया था तभी बताया था कि अगर जो है कि आपको ऑप्शंस में दोनों दिए रहते हैं, लुईस पाश्चर भी और नोकॉर्ड एंड रॉस्क भी, तो डिस्कवर अगर दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर डिस्कवर दिया है तो लुईस पाश्चर के साथ जाएंगे, अगर आइसोलेटेड दिया है तो नोकॉर्ड एंड रॉस्क के साथ जाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक है, जैसे मान लो लुईस पाश्चर ऑप्शन में नहीं है, नोकॉर्ड एंड रॉस्क है, तो आप नोकॉर्ड एंड रॉस्क के साथ चले जाएंगे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होता है लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोनिमोनिया इन कैटल? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कैटल्स में, जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर प्लूरोनिमोनिया करता है? ऑप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड्स, रिकेट्सिस और क्या? एक्टिनोमाइसिटीज। तो आपको पता ही होगा क्योंकि माइकोप्लाज्मा का एक नाम और क्या है? PPLO। PPLO जब मैंने पढ़ा था तो बताया था, क्या नाम था इसका फुल फॉर्म? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या था नाम? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइकोप्लाज्मा का जब नाम ही है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज है वो किसके द्वारा कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा। वायरॉइड्स क्या करते हैं? ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। रिकेट्सिया भी ऐसा कुछ नहीं करते। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं? इनसे तो मेनली हम जो है कि ये कुछ प्लांट्स वगैरह में इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन PPLO जो है वो माइकोप्लाज्मा से ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 23 क्या है? द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर। पेनिसिलिन बनाने के लिए पेनिसिलियम की कौन सी स्पीसीज का यूज किया जाता है? पेनिसिलियम कॉमनबेरी, पेनिसिलियम रॉबर्ट फोर्टी। यहाँ पे P डॉट का मतलब क्या है कि पेनिसिलियम लिखा गया है। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो ये तो आपको याद करना, अगर याद है तो फिर ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपका नंबर गया एक ठो। तो पेनिसिलियम रॉक्यू 40 जो है इसी से जो है कि निकाला जाता था। पेनिसिलियम मोस्टली जो है इसी से निकाला जाता है। वैसे पेनिसिलियम नोटेटम से ही सबसे पहली बार पेनिसिलियम को डिस्कवर किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम से ही पहली बार पेनिसिलियम को डिस्कवर किया गया था। और रॉक्यू 40, तो इस ऑप्शंस में इन्होंने इस तरीके से ऑप्शन दिए कि दोनों ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन सही लगे आप ले सकते हैं, मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कहाँ से मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिडोडैकिसेंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यूरिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेंजुलिया। तो इसमें से किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यूरिकस, जो भी आप बोलना चाहें, उससे मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पॉन्ड सिल्क। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है? एल्गी से है। Which of the following is the known as the pond silk? Eulothrix, Cara, Spirogyra, Batrachospermum. Eulothrix, Spirogyra, कारा और बैट्राकोस्पर्मम, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। और ये जो है बैट्राकोस्पर्मम, ये क्या है? ये रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है। तो यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पायरोगैरा में क्या क्या अंतर है, मैंने इसलिए इनके जो है फिगर्स आपको लगाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आपको दिख रहा है ये आपका कारा है, ये आपका कारा है, ये आपका क्या है? ये आपका स्पायरोगैरा है। और वो आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका यूलोथ्रिक्स है। क्या है ये है यूलोथ्रिक्स, ये है आपका स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, और ये आपका क्या है? कारा। ठीक है, तो ये जो स्पायरोगैरा है इसके ऊपर यही जो आपको जैसे दिख रहा है ना कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं कि ये पॉन्ड सिल्क कहलाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन स्पायरोगैरा। ऑप्शन थर्ड जो आपका स्पायरोगैरा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाता है। बैट्राकोस्पर्मम जो है वो मैराइन होता है, मोस्टली ये रेड एल्गी के मेंबर होते हैं। तो और बाकी सारे जो है ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, ये प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन है कि सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर क्या होता है? जो आपकी सिट्रस फैमिली है, जो आपकी रोटेसी फैमिली है, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी जो फैमिलीज के मेंबर हैं,
इनमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होती है, वो क्या करती है, कैंकर कर देती है, मतलब कहीं कहीं पे इनकी जो लीफ होती है, इनकी जो फ्रूट्स होते हैं उस पर येलो करके और बगल बगल में से जैसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी डिजीज किसी सिट्रस प्लांट को देखा होगा तो नॉर्मली इनमें ये डिजीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये किस स्पीसीज द्वारा होते हैं, बैसिलस द्वारा, स्यूडोमोनास द्वारा, ज़ैंथोमोनास द्वारा या किसी द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ज़ैंथोमोनास स्पीसीज द्वारा। ज़ैंथोमोनास के मेंबर्स होते हैं जो कि सिट्रस कैंकर कॉज करते हैं। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसके द्वारा ये डिजीज कॉज होती है। तो इस तरीके से आपके जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 से 26 तक स्टार्ट करेंगे और 50 तक जाएंगे। उसके बाद एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर, अगर आपका जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव से हट के सब्जेक्टिव पे जाता है तो मैं जल्दी ही पता करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन ऑफ द 26 to 50। तब तक के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं उसको ऑप्शंस के आगे भी उस ऑप्शंस क्यों गलत है ये भी आपको लिखना है। तब आपकी क्या होगी, एक तरीके से रिवीजन होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।